मैं मनीषा त्रिपाठी, आपकी नीट फैकल्टी। मैं आपको इस नीट की ये जो लास्ट फेज अभी है, मैं फिलहाल यहाँ पे गाइड करने जा रही हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पे यूनिट वाइज एनालिसिस क्योंकि स्टार्ट कर रही हूँ, यूनिट 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यूनिट 1 में बच्चों चैप्टर्स हैं द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। इसमें मैं कवर क्या करूंगी, तो जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आपको बिल्कुल वो छोड़ने ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब आप लास्ट अभी चल रहा है फेज आपकी प्रैक्टिस का, तैयारी का, तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग से मिस ना हो जाए। वैसे तो नहीं होगा, पर फिर भी आप कोई चांस ना लो, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगी, वेरी वेरी वेरी, जिसमें ढेर सारे स्टार मार्क्स लगे होते हैं ना, वो वाले कंसेप्ट हैं ये। एंड साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्या, क्वेश्चंस के। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो इस तरीके से होगी बच्चों की, वो आपको देगी, एक क्लैरिटी देगी कि आपका वो कंसेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, तो ये पूरा मेरे सारे यूनिट वाइज एनालिसिस में, सारे यूनिट्स में ये चलने वाला है। तो चलिए, मैं यूनिट 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिट 1 में जो पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में बच्चों देखिए, मैंने हर चैप्टर में एक फोकस पॉइंट लिख रखा है कि किस पे आपको फोकस करना है, कौन सा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है जो इन चैप्टर्स के, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए जाना है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन ऑफ लाइफ एंड रूल्स ऑफ टेक्सोनॉमी। डेफिनेशन ऑफ लाइफ मतलब लाइफ की बात आती है बच्चों, तो इसमें क्या क्या डिफाइनिंग, लाइफ की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, इसको डिस्टिंग्विश करना आपको बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। ठीक है, तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में जो इंपॉर्टेंट है वो 3 है। कौन कौन सी बच्चों? मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म, ओके, एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सियसनेस। ये आपकी क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जो ऑल लिविंग फॉर्म्स में होती ही होती है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सियसनेस। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग में क्यों आ जाता है बच्चों? क्योंकि इसमें आ जाता है एक्सेप्शन। ग्रोथ में बात करें तो अगर आपने माउंटेन को देखा है, तो माउंटेन ग्रो करते रहते हैं, उसमें से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स एड ऑन होते हैं जिससे कि आप देखेंगे कि वो ग्रो करते हैं, लेकिन क्या वो लिविंग है? नहीं है, लिविंग, नॉन लिविंग है। दूसरा, रिप्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, वर्कर बी, वर्कर बी आप देखें तो वर्कर बी क्या रिप्रोड्यूस करती है? नहीं करती है, लेकिन वो लिविंग है। तो इसीलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में नहीं आते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में आपके मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सियसनेस आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की। तो कार्लस लिनियस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें। इन्होंने बोला इटैलिक्स में लिखे जाने चाहिए। क्या इटैलिक्स में लिखे जाने चाहिए? जो बायोलॉजिकल नेम होंगे। जैसे ह्यूमन बींग का बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस, तो वो होमोसेपियंस हमें किस में लिखना है? इटैलिक्स। लेकिन अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो हमें हाथ से तो इटैलिक्स नहीं आएगी लिखने, तो हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये प्रॉपर सिंपल सा रूल बताया था। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है बच्चों? टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपने किसी भी तरीके से निमोनिक्स का यूज करके, अलग अलग तरीके से आपने ये तैयार कर रखी है, अपने दिमाग में डाल रखा है, बट मैं फिर भी यहाँ पे एक अच्छा सा निमोनिक बताऊंगी आपको। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में है किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो आपको मैं एक छोटा सा जो मैं याद रखती हूँ तो वो है की पोटैटो, की पोटैटो, पी कैपिटल में, keep potato clean और family get sick। ठीक है, तो यहाँ पे keep में के जो है क्या है? किंगडम, के किंगडम है। पोटैटो में पी है फाइलम, इसी के साथ बच्चों आ जाएगा आपका डिवीजन भी। ठीक है, फाइलम यूज होता है एनिमल में एंड डिवीजन यूज होता है किसमें? प्लांट्स में। ओके, उसके बाद क्लीन में सी है क्या? क्लास, और में ओ है ऑर्डर, फैमिली में एफ है फैमिली, गेट में जी है जीनस, एंड सिक में एस है स्पीसीज। इससे आपको बच्चों याद रहेगा। वैसे भी आपने और भी निमोनिक जिससे आपको इजीली याद रहे, लेकिन ये याद ऑर्डर रहना ही चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात इस ऑर्डर के बारे में, जो कॉमन कैरेक्टर है ये डिक्रीज होंगे एज यू मूव अप टू द किंगडम। ठीक है, किंगडम की तरफ जाने पर ये जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ ही जाएगा इसके।
अब एनसीईआरटी में एक टेबल है बच्चों, 1.1 टेबल, ये बहुत जरूरी है याद करना। इसमें मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट का पूरा ये ऑर्डर वाइज क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की दे रखी है। मैंने ये टेबल यहीं अटैच की है एनसीईआरटी से ही लाके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैन है, इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया होमोसेपियंस, जीनस हो गया होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास ममेलिया एंड फाइलम कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, बायोलॉजिकल नेम मस्का जीनस, फैमिली मस्करी, ऑर्डर डेप्टेरा, इंसेक्टा क्लास एंड आर्थ्रोपोडा आपका हो गया फाइलम। मैंगो में मैंजीफेरा इंडिका, बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इज जीनस, Anacardiaceae is family, or order is Saphides, and Dicotyledone is class, and division, मैंने क्या बोला था कि प्लांट्स में फाइलम की जगह क्या होता है, डिवीजन, वो हो गया एंजियोस्पर्म। Wheat में Triticum aestivum, Triticum is genus, family is Poaceae, Poales is class, Monocotyledone, Poales is order, Monocotyledone is class, and division आपका हो गया Angiosperm। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज तो करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, पहले क्या था, टेक्सोनॉमिकल एड्स थे इस चैप्टर में, हर्बेरियम कीज, लेकिन अब नहीं है। तो प्लीज किसी भी कंफ्यूजन में इसको आप लास्ट टाइम पे, प्रैक्टिस टाइम पे मत कुछ भी करिएगा, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर जो आता है, यूनिट 1 का नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको मेनली फोकस किस पे करना है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो देखना हमें मोनेरा में क्या आता है, प्रोटिस्टा में क्या आता है, फंजाई में एंड एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इसी से क्वेश्चन घूम फिर के पूछे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये। सबसे पहले चीज हम डिस्कस कर देते हैं, विटेकर ने ये 5 किंगडम सिस्टम दिया था, ठीक है। और ये सिस्टम किस पे बेस्ड था, कुछ पॉइंट्स थे, कौन कौन से, एक सेल स्ट्रक्चर पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एंड देन लास्ट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो कौन कौन सा, ये 5 चीजें याद रहेगी, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मेन क्राइटेरिया दिया था इन्होंने। अब चलिए किंगडम्स में चल जाते हैं। किंगडम मोनेरा की बात करें, किंगडम मोनेरा में 3 आते हैं, कौन कौन से, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। आर्की बैक्टीरिया में क्या क्या आता है, हेलोफाइल्स जो कि सॉल्ट में रह रहे हैं, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, हॉट स्प्रिंग्स में जो रहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स है, मिथेनोजेंस जो है, जो मार्शी या फिर गट ऑफ रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं, रूमिनेंट्स मतलब काऊ जैसे हो गया फॉर एग्जांपल बच्चों, उनमें जो पाए जाते हैं वो होते हैं कौन से, मिथेनोजेंस, ठीक। यू बैक्टीरिया में आपके आगे फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। यू बैक्टीरिया में 2 आते हैं, फोटो एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में आ गया साइनोबैक्टीरिया, जिसमें क्या होता है, हेटेरोसिस्ट होती है। हेटेरोसिस्ट किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक है। ये किसमें आ गए, फोटोसिंथेटिक में। माइकोप्लाज्मा की बात करें, देन माइक्रोप्लाज्मा जो इसमें आता है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, इसमें सेल वॉल नहीं होते और ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, ये पैथोजेनिक होते हैं। तो ये सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट है इनके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है किंगडम मोनेरा की। किंगडम प्रोटिस्टा में चलते हैं, तो ये क्या है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें क्या क्या आता है, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। क्राइजोफाइट्स में आ गया जैसे डायटम्स में होती है सिलिका वॉल्स, और ये चीफ प्रोड्यूसर है ऑफ ओशंस, ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। डायनोफ्लैजेलेट्स में जिसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं रेड टाइड। इसका एग्जाम्पल जैसे आ गया गोनिकोलेक्स, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये एग्जाम्पल, तो ये इंपॉर्टेंट ही है। यूग्लिनोइड की बात करें तो ये होते हैं पेलिसेल, इसमें होते हैं इंस्टेड ऑफ सेल वॉल की जगह यूग्लिनोइड में क्या होते हैं, पेलिसेल होते हैं। मिक्सोट्रॉफिक, इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। स्लाइम मोड, ये सैप्रोफाइटिक है एंड फॉर्म करते हैं प्लाज्मोडियम अंडर फेवरेबल कंडीशंस। उसके बाद प्रोटोजोन्स अमीबॉइड होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, सीलिएटेड होते हैं एंड स्पोरोजोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये 4 होते हैं क्या, प्रोटोजोन्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी किसके बारे में, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, किंगडम फंजाई में।
किंगडम फंजाई की क्लासेस की बात कर लेते हैं बच्चों। इसमें आता है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज ये इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल जूस्पोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में आता है मशरूम्स या फिर पफ बॉल्स। एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई इंफेक्टाई है ये, इसमें कोई भी सेक्सुअल स्टेज नहीं होती। ठीक, अब फंजाई के साथ कुछ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप भी होती है, ठीक है। जैसे कि लाइकेन सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसमें क्या होती है, एल्गी एंड फंजाई की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ फायदा देते हैं, वही होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। मैं तुम्हें फायदा दे रही हूँ, तुम मुझे फायदा दो। ऐसी माइकोराइजा जो है वो फंजाई की जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है रूट्स ऑफ हायर प्लांट से, ठीक। तो ये सिम्बायोसिस के बारे में हो गया। अब मैंने एक स्टार्टिंग में एक और चीज यहाँ पे देखी बोली थी, ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इनकी बात करें, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स, ठीक है। ए सेल्यूलर जिसमें सेल्स ना हो, ठीक है, वो ए सेल्यूलर होते हैं। तो वायरसेस देखिए, वायरसेस को क्या कंसीडर किया जाता है कि वायरसेस आते हैं किसमें, नॉन लिविंग में, मतलब ये मरे हुए हैं। मरे हुए तो हैं बच्चों, लेकिन कब तक, जब तक कि ये होस्ट की बॉडी के अंदर ना हो, ठीक है। होस्ट की बॉडी के बाहर है तो ये बिल्कुल ऐसे ही मरे हुए होते हैं, ठीक। जैसे ही इन्हें होस्ट की बॉडी मिलती है ये बिल्कुल जॉम्बी जैसे एक्ट करने लगते हैं। ये एक्चुअली जॉम्बी ही होते हैं, बाहर इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई न्यूट्रिशन। जैसे ही ये किसी जॉम्बीज जो होते हैं एनिमल का जो है वो खून ऐसे पीते हैं, तब वो न्यूट्रिशन उनमें आ जाता है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वैसे ही कुछ वायरसेस के साथ भी होता है। तो ये जॉम्बी की तरह बाहर पड़ा रहेगा मरे हुए हालत में, और जैसे ही ये बॉडी में आएगा, ठीक है, होस्ट की बॉडी में जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है बच्चों, इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, जेनेटिक मटेरियल कैप्सिड को मिलाकर बनता है न्यूक्लियो प्रोटीन। और ये मैंने बताया नॉन लिविंग होते हैं आउटसाइड होस्ट। वायरॉइड्स की बात करें बच्चों तो इसमें फ्री आरएनए होता है, कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। हर इसको खोजा था टीओ डाइने ने, तो ये नाम भी याद रखने की बिल्कुल जरूरत है। प्रायोन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है एसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और इसके बारे में ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भी एक क्रिस्प मैंने दे दिया। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ फटाक से बढ़ते हैं, प्लांट किंगडम, ठीक। तो अभी तक हमने इस यूनिट के दो चैप्टर देखे, लिविंग वर्ल्ड एंड क्या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें। प्लांट किंगडम की बात करें, इसमें किस पे फोकस करना है बच्चों, फोकस करना है हमें एल्गी पे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड लाइफ साइकिल्स पे, ठीक है। एल्गी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, एल्गी में ये तीन एल्गी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ओके, देन फियोफाइसी, फियोफाइसी एंड बच्चों रोडोफाइसी, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ही ध्यान रखनी है। क्लोरोफाइसी देखिए बच्चों, क्लोरोफिल पता है हमें, क्लोरोफिल ध्यान में आता है तो कौन सा कलर याद आता है, ग्रीन कलर। तो क्लोरोफाइसी मतलब क्या हो गया, ग्रीन, ठीक। फियोफाइसी में जो है ये ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ये ब्राउन हो गई, ठीक है, ब्राउन। एंड रोडोफाइसी, आर इज रेड, आर इज रोडो, तो ये हो गई रेड एल्गी, ठीक। तो क्लोरोफाइसी में कौन कौन सी क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं बच्चों, देखें हम लोग तो क्लोरोफिल ए एंड बी, और इसमें ये स्टोर करता है, स्टोर्ड एज स्टार्च, ठीक है। फियोफाइसी में स्टोर्ड फूड और पिगमेंट, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एल्गी में। ब्राउन में देखें बच्चों तो इसमें ए एंड सी होता है, ठीक है। ए एंड बी हो गया ग्रीन एल्गी में, ए एंड सी हो गया ब्राउन एल्गी। एक्चुअली इन लोगों ने एक्सचेंज कर लिया। देखिए, क्लोरोफिल ए तो सारी एल्गी में कॉमन है। अब ग्रीन ने बोला तुम मेरा सी वाला जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी ने सी वाला दे दिया अपने ब्राउन एल्गी को। देखिए, क्लोरो में ये सी है ना, ये चला गया ये क्लोरोफिल इसमें, और इसका ब्राउन एल्गी का जो बी था ये चला आया किसमें, क्लोरोफाइसिस। ये बस मैंने एक छोटी सी ऐसी ट्रिक बना रखी है, आपको अगर याद रहे इस ट्रिक से तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है क्लोरोफाइसी में, पियोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड सी होता है। अब इस और एक और पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथीन, और इसमें जो स्टोर्ड फूड होता है मैनिटॉल या फिर लैमेरिन, ठीक। रोडोफाइसी की बात करें तो इसमें होता है क्लोरोफिल ए एंड डी, ठीक है। रोडो में डी भी आता है, तो क्लोरोफिल ए मैंने बोला सब में कॉमन है, और उसके साथ साथ क्लोरोफिल डी भी प्रेजेंट है। आर फाइको एरिथ्रिन भी इसमें प्रेजेंट होता है पिगमेंट, और इसमें जो स्टोर्ड फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च,
तो ये स्टोर्ड फूड एंड पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, एल्गीज में, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये बात हुई एल्गी की। ब्रायोफाइट्स की तरफ चलते हैं बच्चों, जिसे हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट के, एम्फीबियंस क्यों बोल रहे हैं बच्चों, एम्फीबियंस का मतलब पता है, एम्फीबियंस जो कि लैंड एंड वाटर दोनों पे रहें। अब अगर ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया है तो क्यों बोला गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, ट्रू लीव्स भी नहीं होती हैं, जो इनका डोमिनेंट फेज है वो है गैमेटोफाइट। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट। इसमें क्या क्या आता है, लिवरवर्ट्स आते हैं, मॉसेस आते हैं, ठीक है। और मॉसेस में स्फेगनम जो है वो फ्यूल की तरह एक्ट करेगा, पैकेजिंग मटेरियल में यूज होता है स्फेगनम, ये दिया है एनसीईआरटी में। मैंने पूरे एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन ही ले आके यहाँ पे आपको रख दी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्किप करनी ही नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं हम टेरिडोफाइट्स पे। पहला वस्कुलर प्लांट है ये, वस्कुलर प्लांट ये पहला, इसमें डोमिनेंट फेज कौन सा है, स्पोरोफाइट, ठीक है। ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज कौन सा था, गैमिटोफाइट, एंड टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट फेज होगा वो क्या होगा, स्पोरोफाइट। इसमें एक और चीज देखने को देखते हैं, हेट्रोस्पोरी। हेट्रो मतलब जहां कहीं भी हेट्रो वर्ड आए मतलब दो डिफरेंट की बात हो रही है, कहीं भी होमो वर्ड आए मतलब दो सेम की बात हो रही है। हेट्रोस्पोरी मतलब प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है, वो हेट्रोस्पोरी हो गया। इसके की एग्जाम्पल में सिलेजनेला, सैल्विनिया, ठीक है, ये दोनों है, ये याद रखना है। टेरिडोफाइट के जो एग्जाम्पल है सिलेजनेला, साल्विनिया, ठीक। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये नेकेड सीड्स होते हैं इसमें, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पाइनस, साइकस, ठीक है। तो पाइनस माइकोराइजा शो कर रहा है, जैसे मैंने बताया है कि किसमें, फंजाई में बताया था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रूट्स के साथ जो शेयर करती हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उसे हम माइकोराइजा बोलते हैं। तो ये पाइनस में माइकोराइजा है। साइकस इसका एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का। इसमें क्या होता है, कोरेलॉइड रूट्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट जो होता है जामिया होता है, टॉलेस्ट सीकिया होता है। ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट हम प्लांट किंगडम में चलते हैं। अब आ गई बात एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म जिस इसमें कवर्ड सीड्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म में मैंने बताया नेकेड सीड होते हैं, ठीक है, सीड किसी चीज से ढके नहीं होते हैं। कवर्ड होते हैं सीड्स किसमें, एंजियोस्पर्म में, क्योंकि ये थोड़ा और अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। तो इसमें अब सीड भी कवर होने लगे। की फीचर इसमें क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन दोनों हो रहा है, ठीक। ये सब कुछ डिटेल में आपने अभी तक सब कुछ पढ़ रखा है, सब याद हो गया है, सब समझ में आ गया। मैं सिर्फ आपको एक समरी पार्ट, एक जस्ट बता रही हूँ, एक एनालिसिस बता रही हूँ, जिससे कि आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें बिल्कुल ही छूटे ना आपके रिवीजन टाइम पे जो अभी चल रहा है, प्रैक्टिस टाइम पे जो अभी चल रहा है, ठीक है। लाइफ साइकिल्स की बात करें तो इसमें आगे हेप्लॉन्टिक एल्गी में होता है, जैसे कि वॉलवॉक्स में हेप्लॉन्टिक है। डिप्लॉन्टिक किस में होती है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फ्यूकस में। हेप्लोडिप्लॉन्टिक किस में होती है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इक्टोकॉर्पस एंड पॉलीसिफोनिया, ठीक। यहाँ पे आपका एंड हो जाता है कौन सा, प्लांट किंगडम, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर जो आ गया, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया क्या, एनिमल किंगडम, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर, ठीक है। देखिए एनिमल किंगडम बच्चों, देखिए कभी बहुत ज्यादा डर लग जाता है ना, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। नो डाउट एग्जाम्पल्स तो इम्पोर्टेंट है ही, एग्जाम्पल्स आपको कैसे भी करके ये लर्न करना ही करना है, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज जो बिल्कुल मिस नहीं करनी है, जो आपको बिल्कुल यहीं से मैं जो चीजें बता दे रही हूँ, आप यहाँ पे भी अभी रिकॉल कर लेंगे, ध्यान में रख लेंगे, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो बस रेडी हो आप, ठीक है। तो इसमें फोकस हमें किस पे करना है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलम स्पेसिफिक यूनिक कैरेक्टर्स। मैं यही बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में जो भी दिए हैं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मेरे कहने का यही मतलब है। देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी दो बेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिमेट्री एंड सिलोम। सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है, सीलेंट्रेट्स में, टीनोफोर्स में, एडल्ट इकैनोडर्म्स में, एंड बाकी में सब में बायलेटरल है।
सिलोम्स की बात करें तो एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, एनसिलोमेट ये 3 होते हैं। एसिलोमेट होते हैं किसमें? प्लैटीहेलमिन्थस, जिसमें कोई सिलोम ही नहीं होता। सीडोसिलोमेट एस्केलमिन्थस, एनसिलोमेट एनेलिडा से कॉर्डेटा सब सिलोमेट्स ही हैं। अब हम नॉन कॉर्डेटा से स्टार्ट करते हैं। फाइलम पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक सब नॉन कॉर्डेट्स हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इनके इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर्स से। पॉरीफेरा में बता दें बच्चों तो वाटर कैनाल सिस्टम एंड कोइनोसाइट्स, कोइनोसाइट्स को हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, ये दोनों ही क्या है? इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे पॉरीफेरा फाइलम के। निडीरिया की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है नीडोब्लास्ट, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस होता है जिसमें कि 2 फॉर्म में चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिप चेंज हो जाएगा मेडुसा में, मेडुसा चेंज हो जाएगा पॉलिप में, ठीक है। तो यहाँ ये किस में देखा जाता है? ये देखा जाता है ओबेलिया में। उसके बाद हम बात करते हैं टीनोफोर्स की। टीनोफोरा की बात करें तो इसमें होते हैं क्या यूनिक फीचर? कॉम्प्लेट्स होते हैं, जिसमें कॉम्प्लेट्स ये भी 8 रोज में होते हैं। और इसमें क्या है एक और यूनिक चीज? बायोल्यूमिनेसेंस। प्लेटीहेलमिन्थस की बात करें, इसमें हो गया फ्लेम सेल्स, जो कि इसका यूनिक फीचर है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है प्लेटीहेलमिन्थस की। एस्केलमिन्थस की बात करें तो मस्कुलर फेरिंग्स इसमें यूनिक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें यूनिक है। एंड इसमें फीमेल लॉन्गर, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स दोनों अलग अलग बॉडी होगी। फीमेल जो है इसमें लॉन्गर होती है मेल से। ओके। एनालिडा में जो यूनिक चीज है वो क्या है? मेटामेरिज्म है, नेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीशन होगा, नेफ्रीडिया जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसमें। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, ये यूनिक है। चिटिनस इसमें एक्सोस्केलेटन है, ये यूनिक फीचर है। स्टैटोसिस्ट एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होता है। मलिस्का सेकेंड लार्जेस्ट है, इसमें रेडुला होता है रेस्पिंग ऑर्गन, एंड फिदर लाइक गिल्स होते हैं। ओके। इकाइनोडर्मेटा में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है वाटर वस्कुलर सिस्टम। देखिए 2 चीजों से आप कंफ्यूज मत होइएगा, वाटर कैनाल सिस्टम है पॉरीफेरा में, वाटर वस्कुलर सिस्टम है इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। और ये जो वस्कुलर सिस्टम है ये लोकोमोशन में, कैप्चर ऑफ प्रे में इसमें हेल्प कर रहा है। स्पाइनी स्किन्ड होती है ये इकाइनोडर्मेटा। हेमिकॉर्डेटा वॉर्म लाइक होते हैं, प्रोबेसिस ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, ये दोनों इसका यूनिक फीचर है। ये मैंने बात कर ली किसकी? नॉन कॉर्डेटा की। अब कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के बच्चों 4 इंपॉर्टेंट फीचर जो ऑलमोस्ट हर ईयर पूछे जाते हैं, ये आपको भूलना ही नहीं है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, उसके बाद फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल, ये सब मैंने मेंशन कर रखा है। ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे न कैसे घुमा के एनटीए इससे क्वेश्चन पूछ ही लेगा। इसकी जो क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिकाइथिस कार्टिलेजिनस फिश होती है ये, इसमें होता है वेंट्रल माउथ, प्लेकोइड स्केल्स, एयर ब्लैडर नहीं होते इसीलिए इन्हें लगातार स्विम करना है ताकि ये डूबे ना, ठीक है। ओस्टिकाइथिस बोनी फिश है, इसमें टर्मिनल माउथ है, साइक्लॉइड स्केल है, एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट होती है, इन्हें पूरे टाइम स्विम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एम्फीबिया ड्यूअल लाइफ जी रहा है, दोहरी जिंदगी जी रहा है, ये लैंड पे भी जी लेता है वाटर में भी जी लेता है, ठीक है। इसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट है, टिम्पेनम रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को। रेप्टिलिया में ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होता है, ये इसका यूनिक फीचर है। 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन एक्सेप्शन तो होना जरूरी है ना। एक्सेप्शन इसमें क्या है? 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं क्रोकोडाइल्स में। एप्स में न्यूमेटिक यानी होलो बोन्स होती हैं, एयर सैक्स कनेक्टेड होते हैं लंग से। मेमेलिया का जो यूनिक फीचर है मेमरी ग्लैंड्स है, हेयर ऑन स्किन, एंड पिना मतलब एक्सटर्नल ईयर। तो ये मैंने डिस्कस किए, ये मैंने बताए इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर्स जिसको घुमा फिरा के एनटीए आपसे पेपर में पूछ ही लेगा, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। ये यहाँ पे चारों यूनिट के जो चारों हमारे इस फर्स्ट यूनिट के चारों चैप्टर्स थे, यहाँ पे ये हो गए कंप्लीट, ठीक। आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से अब बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं, पहले भी हो चुके थे, बट मैंने बस रिकॉल करवाया कि कहीं आप इसे छोड़ के ना चले जाना, ठीक। तो बच्चों अब हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देती हूँ। देखिए अभी आप प्रैक्टिस क्योंकि कर रहे होंगे, अपना रिवीजन कर रहे होंगे, तो आप ये प्लीज ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस कौन से टाइप के आपको प्रैक्टिस करने हैं। असर्शन रीजन बेस्ड बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा करने हैं, मल्टी स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आप देखें 2025 का पेपर तो उसमें एनटीए ने चाहा है कि बच्चा पढ़ने में ज्यादा टाइम दे, तो मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, एनालिटिकल हो, थोड़ा लेंदी हो, वैसे क्वेश्चंस, मैच द कॉलम क्वेश्चन,
ओके, टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये प्लीज और प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा आप, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ढेर सारा स्टार मार्क कर दे रही हूँ, ढेर सारे स्टार मार्क से हमें भी फील आती है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करनी ही करने हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे मल्टी स्टेटमेंट का दिया है। अब देखिए, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, आप पढ़ लो ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं भी पढ़ती हूँ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की जो कि मैंने लिविंग वर्ल्ड में अभी अभी ही डिस्कस किया था, वो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट बोला है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एज इट इज वहां पे लिखा है। जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे वो डिक्रीज होंगे। बी में लिखा है, लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। मतलब मैंने क्या बोला, जब हम हायर पे जाते हैं टैक्सॉन पे, तो उस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होती है, लेकिन जब लोअर टैक्सा पे रहेंगे तो मतलब ये ज्यादा इनमें चांसेस है कि वो टैक्सॉन जो है, मेंबर्स ऑन टैक्सॉन के, वो ज्यादा अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शेयर करें। मतलब मान लीजिए स्पीसीज में ये जो मेंबर है 1 2 3 4, अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ज्यादा मिलेंगे, लेकिन किंगडम में यही अगर 4 मेंबर है तो इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम है। अब एनिमल किंगडम में कितने फाइलम होते हैं, फिर फाइलम में फिर अलग अलग फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब फिर पूरा डिवीजन होता है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक वहां पे जो कॉमन कैरेक्टर है वो डिक्रीज होंगे। तो ऐसे आप समझिए बात को, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सी में क्या लिखा है, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्स एट द सेम लेवल। अब जितनी ऊपर की कैटेगरी होगी, मतलब ये तीनों ही पॉइंट घुमा फिरा के एक ही बात देखिए कह रहा है, लेकिन ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने घुमाया है चीजों को, घुमाया है जानबूझ के, ताकि किसी भी तरीके से आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। तो जितना ज्यादा हायर कैटेगरी रहेगा, ये ज्यादा डिफिकल्ट है कि रिलेशनशिप डिटरमाइन करना टू द अदर टैक्स एट द सेम लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एक ही चीज को, एक ही कंसेप्ट को बच्चों पॉइंट आउट कर रहे हैं। डी में क्या लिखा है, इन द केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। बस ये गलत हो गया बच्चों। प्लांट्स में मैंने क्या बोला, प्लांट्स में फाइलम नहीं डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पे फाइलम लिखा है, इसीलिए यहाँ पे डी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो ए बी सी ही सिर्फ सही है, जो कि ऑप्शन 1 में गिवन है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 1। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन की भी एक खासियत होती है बच्चों। देखिए, हम ये अगर पता भी कर लेना कि असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, लेकिन अभी क्या एक्सप्लेन कर रहा है, यहीं पे फंस जाते हैं कभी कभी, तो ये भी थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। असर्शन में बोल रहा है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शन, ठीक है। अब जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसको हम अगर आइसोलेट करके किसी इन विट्रो मतलब लैब वैब में परफॉर्म करवाएं, तो ये बच्चों इन विट्रो ये लिविंग थिंग्स नहीं होंगे, ये लिविंग रिएक्शंस है। क्योंकि हम मतलब ये यहाँ पे परफॉर्म करवाना लैब में, तो ये कोई थिंग नहीं है, ये लिविंग सिर्फ रिएक्शंस है, लिविंग बीइंग में जो होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन में क्या लिखा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, ठीक। ये भी बिल्कुल सही है, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये डिफाइनिंग फीचर होता है जितने भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं। मैंने 3 डिफाइनिंग फीचर बताए थे बच्चों, याद हो तो, कौन कौन से हैं वो डिफाइनिंग फीचर, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, कॉन्सियसनेस है, एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसका क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे रीजन भी करेक्ट है, लेकिन अब हमें क्या करना है, लिंकअप करना है। क्या रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है बच्चों। क्या ये बता रहा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैसे एक लिविंग रिएक्शन है ना कि लिविंग थिंग है, नहीं बता रहा है। इसलिए असर्शन रीजन तो ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 4 ऑर्गेनिज्म PQRS आर एनालाइज। अब यहाँ पे 4 ऑर्गेनिज्म एनालाइज किए गए हैं, ठीक है, और हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट क्लासिफिकेशन। पी में बोला गया लैक अ सेल वॉल, सेल वॉल नहीं है, ध्यान रखना है। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है। पैथोजेनिक इन प्लांट्स,
प्लांट्स में पैथोजेनिक होता है। बिना सोचे समझे, ज्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है माइकोप्लाज्म का, तो आप आराम से बता देंगे क्या है माइकोप्लाज्म। ठीक है। क्यू में हैज अ सेल वॉल है, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, स्पेशलाइज सेल जिसे हम हेटेरोसिस्ट, ये नाम आते ही आप नॉस्टॉक पे को ढूंढने लगेंगे, ऑप्शन में नॉस्टॉक क्यू में कहाँ लिखा है। आर में दिया है सेल वॉल कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकन, इज अ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ठीक है, ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है, तो ये बच्चों इसका इसमें आता है, जिसे नाइट्रोसोमोनास भी एक कहता है, नाइट्रोसोमोनास। एस में दिया है सेल वॉल लैक्स पेप्टिडोग्लाइकन, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, लिव्स इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, कहीं भी हो ना सॉल्टी एरिया, हेलोफाइल आप आराम से सोच सकते हैं, हेलोफाइल। अब हम देख लेते हैं, पी को माइकोप्लाज्मा होना चाहिए, क्यू को नॉस्टॉक होना चाहिए, आर नाइट्रोसोमोनास एंड एस हेलोफाइल। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक, नाइट्रोसोमोनास एंड हेलोफाइल फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो ये सही है। सेकेंड में पी में वायरस दे दिया, यहीं से आप ऐसे क्रॉस करते जाइए, जहां पे पी ही पहला ही गलत हो ना तो आगे बढ़िए ही मत। पी में माइक्रोप्लाज्मा एंड क्यू में साइनोबैक्टीरिया, इसलिए ये भी रॉन्ग है। पी में बैक्टीरिया दे रखा है तो ये रॉन्ग है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, स्टेटमेंट वन में बोला इन एस्कोमाइसिटीज asexual spores conidia are produced exogenously while sexual spores ascospores are produced endogenously। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कोनिडिया स्पोर्स में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कोनिडिया। लेकिन सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें बच्चों तो ये अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एंडो मतलब अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही है। बेसिडियोमाइस सेकंड स्टेटमेंट में दिया इन बेसिडियोमाइसिटीज एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, बिल्कुल जनरली इसमें ए सेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, एंड सेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, रेस्ट ऑप्शन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। देखिए मैंने मल्टी स्टेटमेंट असर्शन रीजन टू स्टेटमेंट पे ज्यादा फोकस किया, मैच द कॉलम पे, क्योंकि यही क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी हमें फेस करनी पड़ती है। तो हम अगर इन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे फायदे हैं। पहला, हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट अगर कहीं मिस कर रहा है तो कहाँ मिस कर रहा है, कंसेप्ट क्लैरिटी है कि नहीं है। और दूसरा, हमारी अगर प्रैक्टिस हो रही है तो जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो इन क्वेश्चन को देख के हमें डर भी नहीं लगेगा, हमें पता है कि हमें इन क्वेश्चन से कैसे डील करना है। ओके, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एन ऑर्गेनिज्म शोज द फॉलोइंग फीचर्स, कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दिस ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म ये हो सकता है। पहला बोला डोमिनेंट फेजेस स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज है, हमें मुझे तो टेरिडोफाइट की याद आने लगी। ठीक है, इट possess vascular tissue, ठीक है, टेरिडोफाइट में होते हैं vascular tissue। The female gametophyte is retained on the parent sporophyte for a variable periods, पेरेंट किसको लिखा है, स्पोरोफाइट को। ठीक है, तो यहाँ पे डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है, फिर ये किसको, मुझे अगेन टेरिडोफाइट की ही याद आ रही है। एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस सीड, सीड प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन प्रिकर्सर यहाँ पे ये शो हो रहा है इन सब चीजों से। तो देखिए ये यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बच्चों, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, एक ही दिख रहा है मुझे, सिलेजिनेलिया, पॉलीट्राइकम, पाइनस एंड सिड्रस है, रॉन्ग है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सब फाइला ऑफ कॉर्डेटा। ठीक है, यहाँ पे सब फाइला ऑफ कॉर्डेटा के लिए कौन सा करेक्ट है। पहले में दिया इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल, बिल्कुल सही है बच्चों। यूरोकॉर्डेटा की अगर बात करूं तो जो नोटोकॉर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, टेल में प्रेजेंट होता है। बी में लिखा है इन सिफेलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है, सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एक्सटेंड कर रहा है, पूरे लाइफ में रहेगा, उसके पूरे लाइफ टाइम में रहेगा। सी में क्या दिया है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स एज दे possess a notochord ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, तो सारे वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट, क्योंकि कॉर्डेटा में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, एक कैरेक्टरिस्टिक क्या इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं
ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल, ठीक है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि सब वर्टिब्रेट्स होंगी। तो ऑल वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक वर्टिब्रेट्स में होती है, क्योंकि इसमें क्या नोटोकॉर्ड बच्चों एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट है, ठीक है, तो प्रेजेंस है ना, तो ये कॉर्डेटा में फॉल करेंगे, तो यहाँ पे सी भी करेक्ट है। डी में लिखा है इन वर्टिब्रेट्स द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय ए चिटिनस वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट, ठीक है। अब ये बोला कि वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाएगा एक चिटिनस वर्टिब्रल कॉलम से एडल्ट में, तो ये चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, रॉन्ग, ठीक है। तो डी यहाँ पे रॉन्ग है, ए बी सी ही सिर्फ करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है। मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें सबसे पहले अगर एक दो भी मैच किया तो हमें वो वाले ऑप्शन सर्च करने स्टार्ट कर देने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, कोइनोसाइट की बात करूं, कॉलम 1 में दिया, अब कॉलम 2 में मैं देखना चाहती हूँ कि कोइनोसाइट किससे रिलेटेड है, ये पोरिफेरा में है तो वाटर कैनाल सिस्टम से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ए का सेकंड सिर्फ 1 और 2 में ही दिया हुआ है, तो चलिए अब हमें इन्हीं दोनों में से देखना है। बी, नीडोसाइट्स, नीडोसाइट्स की बात करूं बच्चों तो नीडोसाइट्स जो होता है ये डिफेंस एंड एनकरेज के लिए यूज होता है, डिफेंस एंड एनकरेज, तो यहाँ पे ये थर्ड वाले से जाके मैच कर जाएगा, और ये थर्ड दिया है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में, तो देखिए मेरा आंसर यहीं पे आ गया कि फर्स्ट ही आंसर होगा। सी में दिया है कॉम्प्लेट्स, कॉम्प्लेट्स किससे रिलेटेड है, कॉम्प्लेट्स रिलेटेड हो गया बच्चों बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब कि ये दोनों ही चीजें जो है एक ही फाइलम में है, ठीक है। फ्लेम सेल्स बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थेस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, तो यहाँ पे D4 से करेक्टली मैच हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, ठीक है, तो वायरस क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है एंड इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है, ये सही है। स्टेटमेंट 2 में दिया है वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स ऑलवेज हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये गलत हो गया बच्चों। HIV वायरस को ही देख लीजिए, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता है, आरएनए होता है, तो इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन 2 रॉन्ग है, ये ऑप्शन थर्ड में दिया है इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन में बोला इकानोडर्म्स आर कंसीडर्ड मोर क्लोजली रिलेटेड टू कॉर्डेट्स देन टू अदर नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, तो इकानोडर्म्स जो है ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है किसके, कॉर्डेट्स से एज कंपेयर टू अदर नॉन कॉर्डेट्स, तो ये सही है। रीजन लिखा है अडल्ट इकानोडर्म्स possess रेडियल सिमेट्री विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक, तो यहाँ पे ये भी सही है बच्चों की जो रेडियल सिमेट्री है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में देखा गया है, तो अडल्ट इकानोडर्म में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है जो कि कैरेक्टरिस्टिक है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म की, तो देखिए असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ट्रू 2, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो यहाँ भी बच्चों ये सीरीज यूनिट 1 की एनालिसिस बिल्कुल खत्म होती है। थैंक यू सो मच आपको यहाँ तक बने रहने के लिए, लेकिन मेरी नेक्स्ट एनालिसिस भी जल्दी आएगी यूनिट 2 की, तो आप प्लीज यूनिट 2 भी जल्दी जल्दी कवर कर लीजिए, और फिर आप वो प्रैक्टिस करने के बाद, वो एक बार रिकॉल करने के बाद, उसको रिपीट करने याद करने के बाद, पढ़ने के बाद आते हैं ना, तो थोड़ा सा रिकॉल करने में, थोड़ा सा उसे याद करने में ज्यादा मजा आता है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप फिर से जब यूनिट 2 के क्या आप लेक्चर देखें तो आप पहले से यूनिट 2 को कवर कर लें, तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। एंड अगेन मैं आपको यही रिमाइंड कराना चाहूंगी कि आपके साथ मैं बिल्कुल जुड़ी रहूंगी नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट क्लासेस के लिए। मैं आपको बताना, एक अपडेट देना चाहती हूँ कि क्लास 11th, क्लास 11th 12th एंड नीट की प्रिपरेशन मैं आपके साथ रहूंगी, तो बिल्कुल आप मेरे से जुड़ जाइए, बैचेस को में इनरोल करिए वेरीफाई ऐप पे, अभी जाइए। थैंक यू सो मच।